हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट होम साइंस। फ्रेंड्स, आज यहाँ पे जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आप लोगों का है एमए होम साइंस। बिल्कुल, एमए होम साइंस जो है ये आपका फोर्थ पेपर है। कौन सा पेपर है? फोर्थ पेपर है, जो कि है आप लोग का शिशु उत्तेजना कार्यक्रम या इन्फेक्ट स्टिमुलेशन प्रोग्राम। ओके, तो ये आपका फोर्थ पेपर है और फोर्थ पेपर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। मैं उन्हीं पॉइंट को यहाँ पे आज डिस्कस करने वाली हूँ। आप लोग का डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की अगर खास करके बात की जाए तो उन लोगों का स्कीम आ गया है। आई होप आप लोगों ने स्कीम वाला वीडियो ज़रूर देख लिया होगा। ओके, तो ये आपके पेपर ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों का अवध सीरीज़ है, अवध सीरीज से आप एग्जाम देते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अवध सीरीज के आंसर सभी लोग वही पढ़ के देते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा आंसर को चेंज करेंगे तो आपको यहाँ नंबर अगेन करने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करके रखिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा। ओके, और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, एक लाइक जरूरी है। ओके, तो क्वेश्चन आप लोगों का क्या पूछा जाता है? शेषवावस्था की विशेषता क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है जो शेषवावस्था होता है, शेषवावस्था किसे कहते हैं? ठीक है, उसकी विशेषता बताइए, उसकी विशेषताएं बताइए। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, उसकी विशेषताएं बताइए। तो ये आप लोगों के पेपर ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो बिल्कुल आप लोग स्किप मत करिएगा। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं अपना जो है सबसे पहले शेषवावस्था किसे कहते हैं, शेषवावस्था कब से कब होती है। ओके, तो शेषवावस्था की जब हम लोग बात करते हैं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, बिल्कुल आप लोगों का लिखा है शेषवावस्था जो है इन्फेंसी, जन्म से 2 सप्ताह तक माना जाता है। कितना? तो आपका जन्म से 2 सप्ताह का जो समय होता है वो शेषवावस्था का समय होता है। ओके, यानी कि इन्फेंसी स्टेज होता है शेषवावस्था। ओके, यहाँ पे कह रहा है शेषवावस्था विकास की महत्वपूर्ण अवस्था होती है। यह अवस्था शिशु जन्म के बाद प्रारंभ होती है। इस अवस्था के समय के निर्धारण में संबंध में जो है इसके निर्धारण यानी कब से कब तक का अवस्था जो है वो होगा, शेषवावस्था होगा। इसमें कुछ मतभेद हैं, फिर भी जन्म से जो है आपका 2, यहाँ पे 2 रहेगा। ओके, 2 सप्ताह तक माना जाता है, विवाद होने के बाद भी। लेकिन अगर जनरली इसको हम लोग क्या करते हैं तो ये जन्म से 2 सप्ताह तक ही माने जाते हैं। ओके, और आगे लिखा जाता है कि कुछ विद्वानों का, और इसी में कुछ विद्वानों का जो है इसे जन्म से सप्ताह मानते हैं, 2 सप्ताह मानते हैं, और जबकि कुछ इसे क्या करते हैं 3 से 5 वर्ष तक भी मानते हैं। ओके, क्या करते हैं? 5 वर्ष तक भी मानते हैं। ओके, इनके डिफिनीशन होता है। जब आप लोगों से शेषवावस्था किसे कहते हैं तो आप लोग डिफिनीशन बिल्कुल लिखना ना भूलें, क्योंकि ये आपके पेपर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। 2 डिफिनीशन तो पक्का आपको लिख ही देना है। ओके, तो डिफिनीशन भी आप लोग देख लीजिए, बहुत अच्छा है ये डिफिनीशन। चलिए हम लोग डिफिनीशन देखते हैं। तो डिफिनीशन, पहला डिफिनीशन जो हमारा दिया गया है वो डिफिनीशन आप लोग का किसका है? तो हरलॉक का है। किसका? हरलॉक का है। जो है ये लोक लिख होता है तो इसको हरलॉक कर देंगे। हरलॉक के अनुसार आपका डिफिनीशन क्या है? डिफिनीशन है शेषवावस्था जन्म से 2 सप्ताह माना जाता है। मेनली हम लोग जब भी एज पढ़ते हैं कि बाल्यावस्था कब से कब होता है, बचपनावस्था कब से कब होता है, वैसे सभी भी बहुत सारे विद्वानों ने क्या किया है उसे बहुत तरीके से डिवाइड किया है। लेकिन जब हम लोग क्या करते हैं, मेनली जिसे हम लोग पढ़ते हैं हरलॉक का ही पढ़ते हैं। उन्होंने जो है बेबीहुड का यानी कि बचपनावस्था कब से कब बताया तो दूसरे सप्ताह से 2 वर्ष तक बताया। तो ये जो एक वो दिया गया है स्टेट, इसी को हम लोग पढ़ते हैं। ओके, तो हरलॉक के अनुसार इन्होंने क्या कहा? शेषवावस्था जन्म से 2 सप्ताह तक चलती है और इसके बाद बचपनावस्था प्रारंभ हो जाता है जो 2 वर्ष तक चलती है। ओके, तो ये हरलॉक का डिफिनीशन था। डिफिनीशन आप लोग को लिखना आना चाहिए, हमेशा ब्रैकेट कॉमा में लिखिए। जहाँ तक संभवता हो सके तो एक आध कलरफुल पेन जरूर रखिए डिफिनीशन के लिए,
उससे कॉपी भी अच्छी लगती है और अच्छा इफेक्ट भी पड़ता है। ओके, तो ये हरलॉक के अनुसार आपका डिफिनीसन था। दूसरा डिफिनीसन हम लोग अगर जब देखेंगे तो ये किसका है, कुप्पुस्वामी के अनुसार है। किसका है, तो कुप्पुस्वामी के अनुसार डिफिनीशन को हम लोग जब देखते हैं तो इनके अनुसार क्या है, शेषवावस्था जन्म से 3 वर्ष तक माना जाता है। अब देखिए कुप्पुस्वामी ने क्या माना है, शेषवावस्था को जन्म से 3 वर्ष तक माना है। ओके, अच्छा यहाँ पे 2 डिफिनीसन है, इन्होंने कितना माना है, 3 वर्ष तक माना है। नेक्स्ट डिफिनीसन जो आप लोगों का होगा, ठीक है, यहाँ से एक दूसरा डिफिनीसन है क्रो और क्रो के अनुसार, क्रो एवं क्रो के अनुसार जो डिफिनीशन है आपका। ओके, क्या है, क्रो एवं क्रो के अनुसार जो आपका डिफिनीशन है, इन्होंने कहा है कि शेषवावस्था, ओके, शेषवावस्था औसतन जन्म से 6 वर्ष तक चलती है। अब देख लीजिए, इसमें बालक की इंद्रियां काम करने लगती हैं जिससे बालक चलना, बोलना और रेंगना सीख लेता है। ये क्रो और क्रो ने कहा। ये 3 डिफिनीशन है। हरलॉक ने कब तक बताया है, शेषवावस्था जन्म से 2 सप्ताह तक बताया और इनके बाद बचपनावस्था प्रारंभ हो जाती, ऐसा हरलॉक ने कहा। कुप्पुस्वामी ने क्या कहा है, तो इन्होंने कहा है कि बचपनावस्था जो है ये 3 वर्ष तक होती है। क्रो और क्रो के अनुसार शेषवावस्था औसतन 6 वर्ष तक इन्होंने मानी है, जिसमें बालक की ज्ञान इंद्रियां काम करने लगती है जिससे बालक चलना, बोलना और रेंगना सीख लेता है। शेषवावस्था को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का बनता है, तो बिल्कुल इसको जरूर देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आ जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में शेषवावस्था को जो है 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। ओके, 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपका अच्छा, ये आपका जो होता है ये गलत हो गया यहाँ पे, ये होता है आपका पाल्ट्यूनेंट। ओके, पाल्ट्यूनेंट ये आपका होता है। ये कब से कब तक माना गया है, तो आपका जो है पाल्ट्यूनेंट जो है, द पीरियड ऑफ पाल्ट्यूनेंट जो है ये जन्म से 30 मिनट का होता है। जन्म से आपका क्या होता है, तो आप बताएंगे कि मैम ये जन्म से, ओके, जन्म से जो है आपका 30 मिनट का होता है। ओके, ये पहला होता है। अगर दूसरे की बात करें, ये 2 अवस्था में होता है, तो मैं आपको पहला आपका क्या था, तो पहला आपका ना आपने बताया कि पाल्ट्यूनेंट होता है। ओके, ये कब से कब होता है, तो ये आपका जन्म से 30 मिनट का होता है। जन्म से आपका 30 मिनट का होता है। और दूसरी अवस्था जो होती है न्यूनेंट की होती है, कौन सी होती है, तो बताएंगे कि मैम न्यूनेंट होती है। और ये कब से कब मानी जाती है, तो ये न्यूनेंट जो होती है, द पीरियड ऑफ न्यूनेंट जो होता है ये होता है जन्म से 30 दिन का। ओके, अब आप लोगों का ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। ओके, शॉर्ट क्वेश्चन जो होता है उसमें सीधे पूछ लिया जाता है पाल्ट्यूनेंट की अवस्था कब से कब होती है या क्या होती है, और न्यूनेंट अवस्था किसे कहते हैं या कब से कब होती है। तो बिल्कुल इसको याद रखना है। न्यूनेंट अवस्था वह अवस्था होती है जो जन्म से 30 दिन तक मानी जाती है। ओके, यहाँ पे डिटेल में आप लोग देख सकते हैं। आपका पहला जो यहाँ पे दिया गया है पाल्ट्यूनेंट, ठीक है, हर जगह पे इसको थोड़ा से हम लोग सुधार लेंगे। पाल्ट्यूनेंट जो है, ओके, पाल्ट्यूनेंट अवस्था वह अवस्था है जिसमें बच्चे की क्या होती है, क्या कहते हैं, बच्चे की नाभि, ठीक है, नाभि जिसे हम लोग बोलेंगे या अम्बिकल कॉर्ड के नाम से जाना जाता है। ओके, इसको नाल जो है इसको हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे नाल कर देंगे या अम्बिकल कॉर्ड के नाम से जाना जाता है। काट कर जो है माँ से अलग किया जाता है। अब यह शिशु स्वतंत्र जीव हो जाता है। यह अवस्था जन्म से 15 मिनट से जन्म के बाद 15 से 30 मिनट तक की होती है। यानी 15 से 30 मिनट में क्या किया जाता है, उसके गर्भनाल को काट दिया जाता है और वह माँ से अलग हो जाता है, यानी एक वो स्वतंत्र जीव हो जाता है। इससे पहले वो माँ के ऊपर आश्रित होता है। तो इस अवस्था को ही पाल्ट्यूनेंट कहा जाता है, यानी उस पाल्ट को अलग किया जाता है माँ से। ओके, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे और बिल्कुल याद रखिएगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। दूसरा आपका न्यूनेंट है, क्या है आपका, तो दूसरा आपका न्यूनेंट है जो कि पाल्ट्यूनेंट अवस्था के बाद आती है। क्या होती है, तो दूसरा जो है आपका
न्यूनेंट अवस्था के बाद प्रारंभ होती है। न्यूनेंट से तात्पर्य होता है नवजात शिशु। ओके, क्या होता है तो ये भी याद रखिएगा कि आपका न्यूनेंट का अर्थ क्या होता है, नवजात शिशु। हॉलॉक ने इसे क्या कहा है, तो हॉलॉक ने इसे इस अवस्था को जन्म से 2 सप्ताह तक माना है। कब तक माना है, हॉलॉक ने जन्म से 2 सप्ताह तक माना है, जबकि अन्य वैज्ञानिकों ने इसे कितना माना है, तो अन्य वैज्ञानिकों के अनुसार इसे जन्म से 3 या 5 वर्ष तक माना है। यही आपका जो होता है शेषवावस्था, जो न्यूनेंट अवस्था होती है, यही शेषवावस्था हो गया। इसी को नवजात शिशु के नाम से भी जाना जाता है। आई होप अब आप लोगों को सब क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात किसकी करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे शेषवावस्था, यानी शेषवावस्था शिशु के समायोजन की अवस्था होती है। बिल्कुल ये क्वेश्चन अगर टीजीटी पीजीटी या कंपटीशन लेवल की बात करते हैं तो उसमें ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि शेषवावस्था कैसी अवस्था होती है। तो शेषवावस्था सबसे पहले समायोजन की अवस्था होती है। ओके, द पीरियड ऑफ एडजस्टमेंट होता है कहलाती, क्योंकि शिशु गर्भाशय के आंतरिक भाग से निकलकर बाह्य वातावरण के साथ क्या करता है, समायोजन करना प्रारंभ कर देता है। अब हम लोग इसकी विशेषता के बारे में अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो विशेषता, सबसे पहली विशेषता जो होती है वो आपका क्या है, तो पहली विशेषता आपका हो जाएगा अपरिपक्वता। तो आप सबको भी पता है कि इस समय शिशु जो होता है ना वो शारीरिक रूप से परिपक्व होता है, ना ही वो मानसिक रूप से होता है, और ना ही वो किसी कार्य करने के योग होता है। तो वो कुछ भी कार्य स्वयं तो नहीं करता है, शारीरिक और मानसिक रूप से वो शक्तिहीन होने के कारण क्या करता है, उसमें इतनी क्षमता नहीं होती है कि वो कार्य करे। तो जन्म के बाद शीघ्रता से अपनी वातावरण के साथ क्या करता है, समायोजन करता है, और इसी समायोजन के लिए जो है परिवार के संभारण की आवश्यकता होती है। अपरिपक्वता का मतलब आपका कि बच्चा उस समय बिल्कुल भी परिपक्व नहीं होता। आप लोगों को पता है कि बच्चे जब जन्म लेते हैं तो सबसे पहले उनको तो उनका सर भी, अगर आप ऐसे बच्चे को उठाते हैं तो उनका सर भी ऐसे इधर उधर होता है, तो उनका अपने ऊपर नहीं बिल्कुल भी कोई काबू नहीं होता है। तो इस समय सबसे ज़्यादा उससे आवश्यकता उसके परिवार, उसकी माँ और क्या होता है, संरक्षण की आवश्यकता होती है, क्योंकि उस समय बालक जो है जब बाहर निकलता है तो उसके बाद वो समायोजन करना प्रारंभ कर देता है। दूसरा जो है, दूसरा आप लोग देख सकते हैं, दूसरा यहाँ पे जो होगा, दूसरा देखिए मैं आप लोगों को हेडिंग दे रही हूँ, आपको डिटेल बता दे रही हूँ। आप लोग इस तरीके से अपने क्वेश्चन आंसर को लिख सकते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपका। उसके बाद देखिए दूसरा जो होता है, दूसरा होता है परिसारिता। तो यह कहने का डिपेंडेंसी, यानी कि वो दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है। आप लोगों को भी पता है बच्चा अपरिपक्व है, अपरिपक्व होने के कारण ही वो अपनी कोई भी आवश्यकता पूरा करने में वो सामर्थ्य नहीं होता है, और अतः जन्म के बाद वो क्या होता है, पालन पोषण और देखभाल के लिए दूसरों पर ही आश्रित होता है। आप लोगों को भी पता है दूसरे पे बाहर आता है, माँ के ऊपर आश्रित हो गया, गर्भ में रहता है तो उसके पोषण के लिए माँ के शरीर से जो पोषण मिलता है उस पर आश्रित रहता है। जन्म के बाद उसके शारीरिक जीवन में के लिए माँ की दूध की आवश्यकता होती है, अतः शेषवावस्था प्रसारिता की अवस्था होती है। कहने का मतलब शेषवावस्था कैसी अवस्था होती है, ऐसी अवस्था होती है जो प्रसारिता यानी कि दूसरे के ऊपर इसमें शिशु आश्रित होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, तो मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। उसकी जो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं, शिशु की जो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं, चाहे वो आपकी भूख लगना हो जाए या प्यास लगना हो जाए या कोई प्रिय वस्तु छीन लेने पे वो रोने लगते हैं, क्योंकि उनकी मूल प्रवृत्ति होती है। उनको भूख लग रही है, उनको प्यास लग रही है, या तब भी वो रोते हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि उनकी मूल प्रवृत्तियाँ सिर्फ उस समय रोना होता है। उस समय वो क्या करते हैं, उनके अंदर गुस्सा, ईर्ष्या, ये सारी संवेदनाएं उस समय नहीं होती हैं। तो अगर उनसे कोई वस्तु छीन ली जाए जो उनके लिए प्रिय होती है, तब भी वो रोने लगते हैं। माँ को देखकर वो प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे जैसे शिशु की आयु बढ़ती जाती है, उनके अंदर तर्क चिंतन की भी व्यवहार आ जाते हैं। ठीक है, उनकी क्रियाएं और व्यवहार मूल प्रवृत्तियाँ जो वो व्यवहार कर रहे हैं, रो रहे हैं, उनको भूख लगी तब रो रहे हैं, माँ को देखी खुश हो गए। ओके, माँ को आप लोगों ने देखा होगा, बच्चे माँ को देखते ही प्रसन्न हो जाते हैं, उनको भूख लगती है वो रोते हैं, उनको प्यास होगा, उनको दर्द होगा, कुछ भी होगा तो वो रोते हैं। तो जो ये सारी चीज़ें होती हैं वो होता है शिशु का एक मूल प्रवृत्ति होती है। ठीक है, क्या होता है, तो मूल प्रवृत्ति होती है, ये प्रवृत्ति होती है।
ओके। और अगर दूसरी की बात करें संवेदनशीलता, ओके, 4 नंबर आपका संवेदनशीलता आ जाएगा। संवेदनशीलता की अगर हम लोग बात करें तो शिशु बड़ा संवेदी होता है, क्योंकि उसके संवेग क्षणिक होते हैं। वो तुरंत ही हंसने लगता है, तुरंत ही रोने लगता है, यानी वो तुरंत ही क्या करता है, उसको तुरंत ही सुखदायक भी महसूस, बच्चा रो रहा है उसके सामने थोड़ा से ही हु ऐसे करके फेस वोस बना दीजिए, वो तुरंत हंसने लगता है, तुरंत क्या करता है, खुश हो जाता है। तो इसकी जो संवेदनाएं होती हैं दोनों ही जो है बहुत क्षणिक मात्रिक के लिए होती हैं, और इसमें जो है इसकी तृप्ति बहुत जल्दी हो जाती है। तो बच्चा रोने लगता है और तृप्ति होने पर वो प्रसन्न, यानी कि उसको कोई चीज़ उसको भूख लगी वो तुरंत रोने लगेगा, उसको दूध पिला दो वो खुश हो जाएगा, माँ को देखता है खुश हो जाता है। तो उसकी जो भी संवेदनशीलता होती है बहुत क्षणिक मात्रिक की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा व्यक्तिगत भिन्नता। क्या आ जाएगा, 4 नंबर पॉइंट आपका जो विशेषता में आएगा व्यक्तिगत भिन्नता। तो जन्म के बाद सभी शिशु सामान्य नहीं होते, सब में भिन्नता पाई जाती है। ये तो आप लोगों को किसी शिशु की शारीरिक बनावट हो, रंग हो, व्यवहार हो, एक दूसरे से भिन्न ही होती है। ओके, कुछ शिशु शांत होते हैं, कुछ शिशु बहुत ही ज़्यादा रोते हैं, कुछ सुबह दिन में सोते हैं, रात में जगते हैं। इस तरीके से बहुत प्रकार के जो होती हैं उनमें भिन्नताएं होती हैं। कुछ नवजात शिशु जो रोने का ही व्यक्तिगत विभेद पाया जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार कुछ इसमें वो किया गया है कि व्यक्तिगत भिन्नता के कारण प्रत्येक बालक अपने एक अलग व्यक्तित्व का निर्माण करता है। ओके, शिशुओं में व्यक्तिगत भिन्नता का मुख्य कारण उसके वंशानुक्रम होता है। क्या होता है, व्यक्तिगत भिन्नता का मुख्य कारण उसका जो होता है, ओके, वंशानुक्रम होता है। सबसे मुख्य कारण उसका वंशानुक्रम होता है, और जन्म के बाद जो उसका विकास क्रम होता है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। वो किससे प्रभावित होता है, तो वो होता है आपके वातावरण से। ओके, तो दो ये मुख्य कारण होते हैं व्यक्तिगत भिन्नता होने का। ओके, चलिए, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। जो है 6 नंबर क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नहीं, जो पॉइंट होगा पराधीनता की अवस्था। पराधीनता वही आश्रितता की आवश्यकता, यानी कि ये जो पीरियड होता है डिपेंड होने की होती है। ये पराधीनता का मतलब ही हो गया दूसरे के ऊपर डिपेंड होना। तो सेवर सी बात है कि इस समय जो शिशु होता है वो दूसरे के ऊपर, यानी माँ के या घर के परिवारों के ऊपर ही निर्भर होता है। ओके, 7 नंबर क्वेश्चन आपका जो है, सॉरी क्वेश्चन बार बार आ जा रहा है। 7 नंबर पॉइंट जो होगा समायोजन की अवस्था। क्या होता है, तो समायोजन की अवस्था, तो इसमें आप लोगों को भी पता है कि जो बच्चा होता है जब माँ के गर्भ से निकलता है, शेषोअवस्था को समायोजन की अवस्था कहा जाता है। ये बार बार क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। जब पहले शिशु क्या होता है, गर्भस्थ में होता है, जहाँ पे गर्भाशय में होता है, तो वहाँ का आंतरिक वातावरण होता है, तापमान, भोजन, जो भी चीज़ें होती हैं वो सब एक अलग होती है। और जब वो बाहर निकलता है तो वो संसार में आ जाता है, तो वहाँ उसे वातावरण के अनेक उत्तेजनाएं, क्रियाएं से सामना करना पड़ता है। उस समय शिशु की उचित देखभाल भी नहीं की जाए तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि तुरंत वातावरण चेंज होता है, तुरंत चेंज होता है। तो इसीलिए इसे समायोजन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए वो समायोजन कहाँ कहाँ पे कर रहा है। ओके, इसके कई पॉइंट है कि वो समायोजन कर रहा है तो कहाँ कहाँ पे कर रहा है। तो पहला जो होगा पोषण क्रिया के साथ समायोजन। पहले उसको गर्भनाल से ही भोजन मिल जाता था, उसको क्या करना था, कोई भी मुख से भोजन नहीं लेना पड़ता था, लेकिन जन्म के बाद उसे मुख से ही भोजन ग्रहण करना होता है। कुछ बच्चे तो मतलब चूसने की जो क्रिया होती है वो भी नहीं कर पाते, थोड़ी देर बाद उनको चूसना आता है, निगलना आता है। तो ये सारी चीज़ उनमें जब शुरू होता है तो उनको समायोजन करना पड़ता है, और उनका मतलब जो पाचन होती है, पोषण होता है, उसको भी उनको समायोजन करना पड़ता है। ओके, दूसरा जो होता है श्वसन क्रिया। अब देखिए दूसरा जो है यहाँ पे दूसरा पॉइंट समायोजन वो कहाँ पे कर रहा है। पहला तो पोषण क्रिया के साथ समायोजन कर रहा है, गर्भ में था, गर्भनाल से भोजन मिल रहा था, मुख से नहीं लेना था उसको, तो किसी भी तरह से उसको चूषण नहीं करना था, निगलना नहीं पड़ता था, आराम से उसका फिर वो पोषण मिलता रहता था। लेकिन जब बाहर आता है जन्म के बाद तब उसको चूषण क्रिया करनी पड़ती है, उसी से उसका पोषण होता है। तो सबसे पहले पोषण के साथ समायोजन करेगा, फिर श्वसन क्रिया। अब देखिए गर्भनाल जो गर्भकालीन अवस्था में फेफड़ों का विकास होता है, किंतु गर्भ में शिशु स्वतंत्र रूप से श्वसन क्रिया नहीं करता है, वह गर्भनाल द्वारा ही ऑक्सीजन प्राप्त करता है। ओके, अब उसे नाक से नहीं, उससे गर्भनाल, जब वो गर्भाशय में होता है तो उसे श्वसन क्रिया कहाँ से मिल रही है, तो जो गर्भनाल होता है,
क्या होता है, गर्भनाल होता है, उसी से वो क्या करता है, जो नाभि नली या गर्भनाल होता है उसी से उसे ऑक्सीजन मिल जाती है, उसे खुद से श्वसन नहीं करना होता है, लेकिन बाह्य वातावरण में आने के बाद उसे सांस लेना प्रारंभ करना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ा समायोजन करना पड़ता है उसे। ओके, श्वसन क्रिया के साथ भी समायोजन करता है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो होगा, तापक्रम के साथ समायोजन। अब ये भी समायोजन, जब गर्भ में शिशु होता है तो एक निश्चित तापमान होता है, कितना होता है तो आप बता सकते हैं 99 फ़ारेनहाइट ताप होता है गर्भ में। लेकिन जैसे ही वो बाहर आ जाता है, अब उसे क्या करना है, बाहर आने के बाद जो भी मौसम होगा, यानी मौसम के अनुसार गर्भ की तुलना से अधिक कम भी तापमान हो सकता है, ठंडी में पैदा हुआ तो कम तापमान हुआ, गर्मी में पैदा हुआ अधिक तापमान, तो उसके साथ भी उसको समायोजन करना पड़ता है। ओके, अब आता है आपका अगला पॉइंट जो हो जाएगा, उपसर्जन क्रिया के साथ समायोजन। देखिए जन्म से पूर्व उपसर्जी अंग कार्य नहीं करते हैं, वो मतलब ऐसा कुछ भी नहीं करता है, किंतु बाद में जब वो मुख द्वारा भोजन ग्रहण करने लगता है तो मल मूत्र त्याग करना प्रारंभ कर देता है। शेषवावस्था चूंकि समायोजन की अवस्था होती है, तो इस मूल जो मल मूत्र त्याग की क्रिया पर भी शिशु नियंत्रण नहीं होता है। ये तो आप लोगों को पता है, शिशु का कोई नियंत्रण नहीं होता है, वो किसी भी तरह से कभी भी धीरे धीरे जैसे जैसे उनका विकास होता जाता है वैसे वैसे वो अपनी उपसर्जन क्रिया पे नियंत्रित कर पाते हैं। तो उनको उपसर्जन क्रिया के साथ भी समायोजन करने की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार शेषवावस्था की जो एक पूरी तरह से अगर समायोजन की अवस्था हम लोग कहते हैं, तो उसे नए वातावरण के साथ समायोजन नहीं कर पाते हैं, और जन्म के बाद उसकी अगर उचित देखभाल नहीं किया जाए तो वो क्या रहते हैं, उन लोग जीवित नहीं रह पाते। तो उनका देखभाल उस समय बहुत ज़रूरी होता है। ओके, तो ये मैंने आपको क्या बताया, हमने आपको शेषवावस्था की विशेषता दी है, शेषवावस्था की व्यवस्था जो कि 7 पॉइंट आपका है, और 7वें में समायोजन की अवस्था है। समायोजन कहाँ कहाँ पे कर रहा है, पोषण क्रिया के साथ समायोजन, श्वसन क्रिया के साथ समायोजन, तापक्रम के साथ समायोजन और उत्सर्जन क्रिया के साथ समायोजन। तो ये शेषवावस्था के मुख्य विशेषता थी। आई होप आप लोग सब समझ गए होंगे। ओके, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक था आप लोगों का, शेषवावस्था बहुत ही ज़्यादा। तो आप लोग इसको ज़रूर पूरा तैयार कर लीजिएगा, और ये आपके पेपर आउटव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और सिवर सी बात है ये आपके पेपर में आना ही आना है इसको, तो बिल्कुल इसको तैयार कर लीजिएगा। ओके, और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।